नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात पंजाब की। पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से सुबह खबर थी कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों पर शक है। ये हमला मौजूदगी दर्ज कराने की साजिश का हिस्सा है। आईबी के इनपुट पर हरियाणा से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। करनाल से पहले 4 खालिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे। धर्मशाला में खालिस्तान झंडे मिलने भी इसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल एनआईए जांच शुरू कर चुका है। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ये धमाका आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से इमारत के बाहर किया गया। जो आरपीजी दागा गया वो इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की से टकराया, जहां इससे नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस का कहना है कि हमलावर आतंकवादी संगठन है या नहीं, इस पर अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने इस पर मौके से जानकारी भेजी है। पहले आपको वो सुनाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मोहाली जिले के पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर के बाहर। विजुअल के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सफ़ेद बिल्डिंग आपको दिख रही है, जिसके बाहर में पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं सुरक्षा के लिए, ये वही खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर है, जहां पर कल रात करीब 7:45 बजे एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी रॉकेट के थ्रू अटैक करने की, हमला करने की कोशिश की गई। जो पुलिस सूत्रों से पता लग रहा है उससे ये पता चल रही है बात कि जब ये हमला हुआ, किसी एक एंगल से रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड जो है वो चलाया गया, तो उस वक्त यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी जो हैं वो आला अधिकारी बाहर आए थे कुछ खाने की डिलीवरी लेने के लिए, और शायद उनकी नज़र भी एक संदिग्ध गाड़ी पर पड़ी थी। फिलहाल उस सीसीटीवी का भी मुआयना किया जा रहा है, जिसमें धमाके के वक्त गाड़ी निकलती है, उसमें 2 लोग बैठे होते हैं। उन लोगों को भी पकड़ने की या उन संदिग्धों की पहचान की भी तफ्तीश जारी है। फिलहाल पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि 2 लोगों की हिरासत में लिया गया है। अभी गिरफ्तारी नहीं कहेंगे, 2 लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है, और ऐसे और संदिग्ध हैं जिन पे पंजाब पुलिस नज़र बनाई हुई है। अब आगे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी इंटेलिजेंस और आला अधिकारियों के साथ आज सुबह मीटिंग की, और दोनों ने अलग अलग बयान भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा जो भी इस पूरे मामले के पीछे लोग हैं या संगठन है। पंजाब पुलिस अभी भी इसको आतंकी घटना कहने या ना कहने से बच रही है, क्योंकि वो कह रही है जब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती तब तक ये बताया नहीं जा सकता। सबसे अहम बात यह है कि पिछले कई मामले जो आतंकी घटनाएं ऐसी हुई हैं पंजाब में, उसमें ये बात सामने आई है पुलिस की तफ्तीश में कि कई लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कोई खालिस्तान की आइडियोलॉजी या उसके आइडिया से प्रभावित नहीं है। कई लोग गरीब भी होते हैं, कई जिनको पाकिस्तान में बैठे संगठन के सरगना के लोग अपने इंडियन हैंडलर्स के थ्रू पैसे की लालच देकर ऐसी आतंकी घटनाएं करवाते हैं। इस मामले में क्या सामने आता है वो तफ्तीश के बाद पता लगेगा। अहम बात यह है कि पिछले 1-1.5 महीने में पंजाब में और आसपास के इलाकों में खालिस्तान का नाम लेकर आतंकी संगठन, धमकियाँ, खालिस्तान के झंडे लगाना, इस तरह की कई घटनाएं सामने भी आ रही हैं। पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर कुछ ही दिन पहले करनाल के पास कई लोगों को असलहा या हथियारों के एक ज़ख़ीरे के साथ पकड़ा था। इसके अलावा 9 तारीख यानी मोहाली पुलिस ने भी एक शख्स के साथ आरडीएक्स वगैरह की भी रिकवरी की है। तो ये बात तो साफ है कि पंजाब के शांति, भाईचारे और माहौल को बिगाड़ने के लिए अनगिनत कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर्स पे हमला होना अपने में बहुत ही चिंताजनक मसला है। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस दोनों यही कह रही है कि हम इसको जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। विपक्ष उन पे हमला भी कर रहा है, उनसे जवाबदेही भी मांग रहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी क्यों हो गई। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये पूरा मामला सुलझ जाता है। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और इस मसले पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। जगतार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब से, वो हैं, साथ ही शशिकांत पूर्व डीजीपी जेल हमारे साथ हैं। शशिकांत जी, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। सिक्योरिटी को, सुरक्षा को लेकर पंजाब में हाल में कई इस तरह की वारदातें या मामले सामने आए जिनको लेकर चिंता खड़ी होती है, क्योंकि ये एक राज्य बड़ी मुश्किल से हमने आतंकवाद के कब्जे से इसको बाहर निकाला है, और अब जिस तरह की ये आज ये घटना हुई है, आरपीजी से इस्तेमाल भी किया गया है, आप किस तरह से आंक रहे हैं इसे? पहला मैं ओपन स्टेटमेंट तो ये है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड सिचुएशन लगातार देखते रहते हैं। हम एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ, लोगों से संपर्क करता है। पंजाब में खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं, ना ऐसी कोई डिमांड है और ना ही ऐसा कुछ हो सकता है कि
खालिस्तान नाम पर फिर से इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे गजाली साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, यहाँ कुछ समय से कोशिश शुरू हो रही है कि इनके स्लीपर सेल्स तो यहाँ पे इंटैक्ट हैं, जो कि इनके आका बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे उनको मिलिटेंट का सपोर्ट करते हैं, जो कि विदेशों में बैठे हुए हैं, उनको मॉनेटरली सपोर्ट करते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं, हर चीज करते हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो काउंसिल फंड का हो, जो फॉर जस्टिस का जो कि यूएस में बैठा है, लगातार वैसे स्टेटमेंट देता रहता है। जैसे रिसेंट इसका स्टेटमेंट जो आया था, जिसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, बिकॉज हम ऐसी चीजों को आसानी से नहीं ले सकते, दैट पर्टेन टू अप्रैल 29। उसने कहा था कि हम लोग शिमला में अपना झंडा फहरा देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, वहां पे कर देंगे। तो उसके दो चीजें तो वहां सामने आई, पटियाला में जो इंसिडेंट हुआ, खालिस्तान मार्च और उसका ऑपोजिशन जो था, और उसके बाद धर्मशाला में जो यहाँ पर थोड़ा ब्लैक दिखाया गया या वहां पे लिखा हुआ था। सो दिस इज द सिचुएशन कि ये और मिलिटेंट्स जो हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं या उनके स्लीपर सेल्स हैं, पिछले काफी समय से एक्टिव हैं, और दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। मैं सिर्फ मोटे तौर पर नाम गिना दूंगा। फार्मर्स एजिटेशन दिल्ली, उसमें खालिस्तान पोस्ट को कुछ शरारती लोगों ने बताया। व्हाटएवर हैपेंड एट लाल किला, उसमें कुछ शरारती लोग वहां पे थे, जो कि पता नहीं कहां से ऑलरेडी पहुंच गए थे अलॉन्ग विद देयर वेपन्स। उसके बाद पंजाब में अलग अलग कई जगहों पे डिफरेंट बॉम्ब्स, बॉम्ब्स की रिकवरी, एक्सप्लोसिव्स की रिकवरी, ड्रग्स की रिकवरी, culminating into whatever happened in the court complex in Ludhiana, वहां जो ब्लास्ट हुआ था, that person was also not known. He was also a sleeper cell. उसके बाद वहां से करनाल आपने काफी अहम बातें की, जो ये तमाम स्लीपर सेल्स हैं, अब इनको मौका क्यों मिल रहा है? जगतार जी, आप बताइए, आपका आंकलन क्या है हालात का? नई सरकार है, एक तरफ राजनीति है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है, दूसरी तरफ क्या माना जाए, इससे हालात कमजोर बनते हैं, विपक्ष एक तरफ है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, आपका क्या आंकलन है? देखिए, ये निधि जी, ये जो इंसिडेंट है, मैं इसे इन आइसोलेशन नहीं मानता। एक नैरेटिव पंजाब में 1980 से चल रहा है। अगर आप उसे इग्नोर करके इसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे फिर ये नहीं होगा। ये कहना कि खालिस्तान यहाँ की इशू नहीं है, इस स्टेट में पिछले 30 साल में 40 साल में 50,000 लोग मर चुके हैं, उसके पीछे कोई ना कोई इशू तो रहा होगा। इसे कहना कि लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खालिस्तानी वो काम है, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, पता लगेगा। अब तो शशिकांत जी खुद ही कह रहे हैं भी खालिस्तानी फार्मर मूवमेंट पे भी एक्टिव थे, उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश होती है लगातार ही। सो ये एक नैरेटिव है। मेरा इशू इस टाइम पे ये है कि ये पहली बार है कि पंजाब में आरपीजी का ये वेपन है, ये यूज किया गया। ये शशिकांत जी मेरे से ज्यादा जानते, और मेरे ख्याल में ये अटैक पंजाब सरकार के ऊपर है। इंटेलिजेंस विंग पंजाब सरकार का सिंबल है। और अजीब बात यह है कि पिछले 30 साल में पुलिस का बजट जितना बड़ा है और जितनी एक्सपेंशन हुई है, निधि जी, ये मेन सेक्रेटरीट में पुलिस हेडक्वार्टर 4 फ्लोर पर कुछ कमरे में हुआ करता था, अब बहुत बड़ा सेक्रेटरीट इनका अलग है। और लेटेस्ट एडिशन ये इंटेलिजेंस विंग है। इतना खर्चा करने के बाद अगर पुलिस इन बातों को चेक नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, इसके पीछे भी कुछ है। लेकिन अब हालत ये है कि जो पैटी क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, वेपन ऑर्डनरी लेकर पकड़े जाते हैं, उन्हें भी खालिस्तानी कह दिया जाता है। इसे थोड़ा सा डीपर जाकर स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन ये इन आइसोलेशन नहीं है, एक कंटिन्यूएशन नरेशन है, उसका पार्ट है। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अहम बताया कि पुलिस बल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन वाकई में जो पुलिस का पुख्ता काम है वो नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह से शशिकांत जी कह रहे हैं कि भाई स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, तो पूरा नैरेटिव एक तरह से जो एक आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे आई है उसको वाकई गंभीरता से आंकलन करना होगा जमीनी स्थिति का, और जब तक ये रिपोर्ट भी सामने आएगी तो ही स्थिति साफ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े और आपने अपनी बात सामने रखी है। बहरहाल हम देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बनारस की बात करते हैं, वाराणसी की बात करते हैं।
ज्ञानव्यापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में आज भी 2 घंटे तक बहस चली है। कल ज्ञानव्यापी मस्जिद और बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे करने के हिंदू पक्ष के एक नए एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। इसके बाद उसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी है, जो आज दलील पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा कल इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी, बाद में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आज इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई हुई है, हमारे सहयोगी अजय सिंह ने, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनसे बात की है। आइए आपको ये बातचीत सुनाते हैं। 2 था, एक तो कोर्ट कमीशन वाला अर्जी थी और दूसरा आपने एक फ्रेश अपील दाखिल की थी, जिसमें कि अपील नहीं, प्रार्थना पत्र आपने दाखिल किया था कि अंदर जाकर के हमको बैरिकेडिंग के अंदर जाने के दिया जाए। तो क्या हुआ पूरा सुनवाई? पहले उन्होंने जो वकील कमिश्नर चेंज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर मेरी आपत्ति कल ही थी। उन्होंने प्रति आपत्ति के लिए समय मांगा था, प्रति आपत्ति आज दिया। न्यायालय द्वारा पहले उस पर सुना गया, उसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दौरान कमीशन मुझे बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया और ताखाना की चाबी नहीं बताई गई, कहाँ है कैसे है, इसके सुनिश्चित कराया जाए और उसको हमको कमीशन करवाई जाए। तो और कमिश्नर चेंज करने वाले प्रार्थना पत्र में प्रतिपक्षी संख्या 4 ने यह भी प्रेयर किया था माननीय न्यायालय से कि न्यायालय स्वतः चलकर मौके पर कमीशन कार्रवाई करावे। इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं थी, सहज स्वीकार था, उभय पक्ष को स्वीकार था। और दौरान बहस हम लोगों ने न्यायालय से बार अनुरोध किए। न्यायालय द्वारा मौखिक यह भी कहा गया कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम मौके पर चल के कमीशन कार्रवाई करवाएंगे। तो मतलब इसकी सुनवाई अब कल होगी? सुनवाई कल होगी, आदेश कल होगा। तो और जो ये जो प्रति उत्पत्ति पे उन्होंने अपने जो आपत्ति लगाई, उस जो उत्तर दिया उसमें क्या कहा? इस पर कोर्ट द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया, कहा गया दोनों आदेश एक साथ किया जाएगा, कल ही किया जाएगा। कल ही किया जाएगा। तो अभी चाहे कोर्ट कमिश्नर का मामला हो या जो भी हो, उसमें जो भी चीज होगा वो कल होगा। हाँ, आदेश किसी में नहीं आया है, उन्होंने बहस सुन लिया है, कल फिर बहस सुनेंगे वो हमारे ब्रैकेटिंग वाले मुद्दे पर प्रतिपक्षी संख्या 4 से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर आपत्ति आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है मुझे स्पष्ट आदेश किया जाए और स्पष्ट आदेश का मैं अनुपालन करूंगा। मुझे आदेश का अनुपालन कराने में कोई दिक्कत नहीं, मैं सक्षम हूँ। अराजी संख्या को लेकर भी कुछ विवाद? साधारण कमीशन में अराजी नंबर का कोई महत्व नहीं होता है, वो विवादित स्थल देखा जाता है। वो जबरदस्ती का मामला लगा, फिर होता है, लटकाने का बात चलती है। तो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से जो आज जो है वो 2 घंटे की लंबी एक जो बहस हुई है, उसके बाद कल के लिए वक्त है। सुनवाई अभी कल भी होगी और उसके बाद कोई निर्णय होगा। दोनों पक्ष का लोगों ने सुना है और जो मस्जिद पक्ष के जो वकील थे उनको 1 हफ्ते का समय उन्होंने वो मांग रहे थे, तो अदालत ने 1 हफ्ते का समय तो उन्हें नहीं दिया, लेकिन कल के लिए उन्हें वक्त दिया है कि कल वो अपनी बात रखें। जो एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली गई है उस पर और एडवोकेट कमीशन पर भी वो बात करेंगे। तो इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। अब कल इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बातें वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे संतूर को जीवंत करने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं रहे। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं रहे। 84 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। पंडित शिव कुमार ने संतूर को सिर्फ लोक गीतों में प्रयोग के वादन से आगे बढ़ाते हुए विश्व विख्यात बना दिया। जम्मू में जन्मे शिव कुमार जी को संतूर को एक तरह से जीवंत करने का श्रेय जाता है। उन्होंने संतूर के सुरों और लय के मेल से भारतीय शास्त्रीय संगीत को असीम लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ उनकी जोड़ी मशहूर थी। इन दोनों ने शिव हरि के नाम से कई फिल्मों में संगीत भी दिया। सिलसिला फासले चांदनी उसमें शामिल हैं। उनको 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं।
उनकी याद में उनसे बात करने के लिए। उस्ताद अमजद अली खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। आज इस मौके पर आपसे बात हो रही है जो बहुत दुख का दिन है शास्त्रीय संगीत की दुनिया के लिए, लेकिन अगर आप उनको याद करना चाहें, हमने एक अनमोल रत्न को खोया है, क्या स्मरण, क्या यादें आपकी? ये बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर का कोई सदस्य का गुजर गए हैं, क्योंकि हम लोगों का बहुत प्यार था, बहुत ही हम लोग एक साथ फेस्टिवल्स में, बहुत सारे फेस्टिवल्स में कई दफा हम लोग उनके घर में नया साल 1-2 साल वही मनाते थे और वो हमारे पास भी आते थे। लेकिन संतूर एक ऐसा साज है जिसमें शायद 100 तार होते हैं और उसको प्राचीन काल में एक वीणा का अल्फाज से भी जाना जाता था, वो सप्तशंत्री वीणा कुछ ऐसे कहते थे। तो ये फोक इंस्ट्रूमेंट ही होता था, इसको लाइटर एस्पेक्ट और फोक में ही इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिताजी भी बहुत महान संगीतकार थे और इन्होंने फिर संतूर को एक जो क्लासिकल रूप जो दिया, जो बहुत ही मुश्किल काम था कि राग रागनी बजाना, उसमें तान, गमक, मुर्की, खटका ये सब निकलना, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हर म्यूजिशियन में, यानी हर क्लासिकल म्यूजिशियन के अंदर एक कंपोजर भी होता है। तो हम लोग कई दफा बहुत सारी चीजों को सप्रेस करके रखते हैं, लेकिन हमारे शिव जी, हरि जी एज ए कंपोजर उन्होंने म्यूजिक दिया, फिल्मों में बहुत अच्छे गाने बनाए और हमेशा लोग उसको याद रखेंगे। जम्मू में ऑल इंडिया रेडियो में ये तबला वादक होते थे, यानी तबले का खुद ही उन्होंने लिखा भी है, बताते थे कि बड़े बड़े संगीतकारों के साथ उन्होंने संगत करी तबले की। तो तबला एक इतना, आज भी आप देखिए तबला एक ऐसा साज है कि बच्चा खुश हो जाता है। सबसे पहला बच्चा इवन यानी बंदर भी नाचता है जब तबला बजता है, इतना इफेक्टिव चीज है तबला और लयकारी। और हर संतूर प्लेयर को खासतौर पर अगर अच्छा संतूर बजाना है तो तबला सीखना बहुत जरूरी है। और शिव जी वॉज इक्वली ए ग्रेट तबला प्लेयर, और उसकी वजह से उनकी जो लयकारी थी और जो उनका बजाने का ढंग था, वो बिल्कुल एक नया, उन्होंने एक उसको आयाम दिया, नया रास्ता दिखाया, डायमेंशन दिया। जी और जी, जिस तरह से बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई को, जो पहले एक जमाने में कभी सिर्फ शादियों में बजती थी, एक बिल्कुल नया आयाम दिया। उन्होंने शिव कुमार जी ने जो संतूर एक फोक इंस्ट्रूमेंट ही था, उसको भी एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया। तो ये हमारी जो धरोहर है उसको एक बिल्कुल एक जो स्थिति में वो लेकर आए हैं, इतना मशहूर बनाया है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, वो एक बहुत बड़ा उनका योगदान माना जाए। जी जी बिल्कुल। शहनाई, जैसे आपने कहा कि शहनाई का नाम आते ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम और उनकी शक्ल ध्यान आती है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं 1-2 कॉन्सर्ट मैंने डुएट उनके साथ बजाया बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी शिव जी के साथ भी बजाने की, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने ऑफर नहीं दिया। नहीं तो मेरा बड़ा, उनको मैं बड़ा एडमायर करता था। और इत्तेफाक की बात है कि मेरी जिंदगी में जिन लोगों का नाम एस से शुरू होता है उनसे मेरे ज्यादा अच्छे संबंध रहे हैं। मेरे तबले वादक बचपन से पंडित शामता प्रसाद, वो भी एस से थे। मैक्सिमम कॉन्सर्ट्स, उनको लोग गुदई महाराज भी कहते थे। मैक्सिमम कॉन्सर्ट्स उनके साथ हुए। मेरी पत्नी का नाम सुबलक्ष्मी एस से शुरू होता है, मेरा सरोज भी एस से है। तो एनीवे, तो शिव जी का हमारा जो संबंध था, और हमने उन्हें ग्वालियर भी बुलाया, और अपने हर साल जो हम अवार्ड देते हैं पिताजी के नाम का, हाफिज अली खान अवार्ड, उनको हमने उनका सम्मान किया। और विदेशों में हम लोग एक दूसरे के बाद बजाए हैं, कभी वो बजाए, उसके बाद मैं बजाया, कभी मेरे बाद वो बजाए। और फेस्टिवल्स में हम लोग जब भी बनारस हो, इलाहाबाद हो, कानपुर, कहीं भी, तो हम लोग अलग से बैठते थे, बात करते थे। और सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका बहुत ज्यादा था, बहुत हम लोग एंजॉय करते थे। वी यूज्ड टू शेयर जोक्स वगैरह। और
मैं कहीं पढ़ रही थी कि स्ट्रगल उन्होंने भी देखा, जिस तरह से आपने कहा कि उनके पिता चाहते थे कि रेडियो में अच्छी सी नौकरी कर लें, सिक्योरिटी के वजह से जीवन वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो कुछ पैसे लेकर और संतूर लेकर मुंबई आ गए थे। लेकिन उन्होंने काफ़ी फिल्में हिट दी हैं, सिलसिला, तमाम, चांदनी का नाम जिक्र है, लेकिन 93 के बाद उन्होंने कोई फिल्मों में गीत नहीं दिया, क्योंकि शायद वो कह रहे थे शोर ज़्यादा हो गया, जो प्रोड्यूसर उनके ज़्यादा चलती है संगीत में। आपकी क्या राय रहेगी जो उनका ये बदलाव आया? जी नहीं, ये तो उतार चढ़ाव हर संगीतकार की जिंदगी में आते ही हैं कि उसका सोच विचार बदलता है, और अकॉर्डिंग टू द एज, समय जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो सोच विचार बदलता है। जी। हमने जवानी में रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक बजाया, लेकिन बाद में ऐसा लगता है क्यों करा हुआ, ऐसा क्या जरूरत थी उसकी करने की, क्योंकि संगीत जो है वो क्वालिटी का नाम है, क्वांटिटी का नहीं है। जी। लता मंगेशकर जी 3 मिनट में लोगों को खुश कर जाती थी, और हम लोग कभी कभी 1-1 घंटा 1-1 राग बजाते हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो पाता है। तो ये संगीतकार की लाइफ में कब वो म्यूजिक देना चाहता है, कब म्यूजिक देना नहीं चाहता है, उसको वो पूरी फ्रीडम है। बिल्कुल। और हमारे संगीत में भी एक इम्प्रोवाइजेशन जो होता है वो एक आजादी है, लेकिन मैसेज है फ्रीडम विद इन द डिसिप्लिन। हम एक राग में असेंडिंग डिसेंडिंग जो है, आरोह अवरोह, वैसे ही उसको करते हैं। तो शिव जी ने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, बहुत सारे शागिर्द हैं, और उनकी ये लेगेसी हमेशा कायम रहेगी। उनके बेटे हैं राहुल शर्मा, रोहित शर्मा, और उनकी ये लेगेसी थ्रू हिज डिसाइपल्स, दिस विल कंटिन्यू। बिल्कुल सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और जो अपनी यादें हैं हमारे सबके साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो फिलहाल देश की बात में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे। वहाँ पे आपको ले चलेंगे, पंचायत चुनाव वहाँ पे होने वाले, लेकिन बिना आरक्षण के होंगे। एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किया बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ एसटी, एससी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आ गया है। फिलहाल बगैर ओबीसी आरक्षण 23,263 स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा करे बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव न टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक जरूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए डीलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा किए बिना और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड को पूरा किए बिना चुनाव स्थगित नहीं कर सकती। सरकार इस मामले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा है बीजेपी ने ओबीसी को छला है। माननीय उच्चतम न्यायालय में गलत जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं, पिछड़े वर्ग का गलत आबादी का बायोडाटा प्रस्तुत किया गया है, आरक्षण की मांग ज्यादा की गई है। इन सब बातों से लग रहा था कहीं न कहीं ये फिर एक बार पिछड़े वर्ग को छलावा करने का कार्य कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कोई विकल्प नहीं था। जब आपने दस्तावेजी पूरे नहीं दिए हैं, ट्रिपल टी टेस्ट का जो है, ट्रिपल टी का टेस्ट का जानकारी नहीं प्रस्तुत किया, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास विकल्प ही नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। इस आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव में उन्हें 35% आरक्षण की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना, जिसके बाद तय हो गया कि चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% एसटी और 16% एससी का आरक्षण रहेगा, जबकि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पहले कराने की बात कही थी, इसलिए ये चुनाव अटके हुए थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों से 23,000 से ज़्यादा स्थानीय निकाय बिना चुने हुए जनप्रतिनिधियों के काम कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर राजनीतिक दल ओबीसी उम्मीदवारों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वो आम सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को मौका दे सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के दक्षिणी नगर निगम का बुलडोजर आज आपको बता दें रेहड़ी पटरियों पर फिर से चला है। एमसीडी ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान आज चलाया। मंगलवार को एमसीडी के बुलडोजर फुटपाथ पर लगी रेहड़ी पटरियों पर चलते रहे और गरीब बेबस देखते रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच एमसीडी का बुलडोजर बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पहुंचा। यहां वाई ब्लॉक में करीब 200 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ बनी दुकानों को तोड़ने और रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। एक बार आप देखो, इसी बीच इलाके के एमएलए मुकेश अहलावत बुलडोजर के सामने लेट गए, लेकिन उन्हें हटाकर कार्रवाई चलती रही। इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है एमसीडी की तरफ से और हाई कोर्ट मॉनिटर करती है। उसके लिए हमने प्रॉपर फोर्स लगाई है। यहाँ पे वाई ब्लॉक में हो रही है, जिसमें 80% तो पहले ही रिमूव करा दिया था लोगों को। हमने मीटिंग करा के एसीपी एसएचओ साहब ने मीटिंग करके उनको कहा था कि आप हटा दीजिए, पहले ही हटा लीजिए। तो उन्होंने काफी हमारा सपोर्ट किया, उठा लिए। जो मेन जो परमानेंट स्ट्रक्चर थे उसके लिए जेसीबी आई थी और वो भी ऑलमोस्ट अभी हो चुका है। लोग इस तोड़फोड़ का विरोध न कर पाए, इसलिए कॉलोनी के सभी गेटों पर ताले लगाकर लोगों को अंदर ही बंद कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ लोग यहाँ पोजीशन में थे या कब्जा किए हुए थे, ये 93 से हैं और एमसीडी का चालान वगैरह थे। मेरा सवाल ये है कि अगर 93 से है तो ऐसे लोगों को यहाँ पे रहने क्यों दिया गया? ऐसे लोगों को रहने क्यों दिया गया? आपने पहले आप सेटल करते हो, लोगों को बसाते हो और फिर उजाड़ते हो, ऐसा क्यों है? आपने कोई नोटिस नहीं दिया, इनको कोई रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हैं आप। और फिर एक सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि ये चूज एंड पिक वाला सवाल है। चूज एंड पिक वाला क्या सवाल है कि आप देख लो, अगर कैमरा उधर दिखाओ तो ये पूरी रोड जो है, पूरी रोड इंक्रोचमेंट जो है, इसकी सफाई होनी चाहिए। बुलडोजर पूरी रोड पे चलने चाहिए, ये आधे रोड पे क्यों चला है? बिंदु नाम की इस महिला की यहाँ पर सब्जी की बहुत पुरानी दुकान थी। बिना नोटिस दिए हुए उसे तोड़ दिया गया। महिला का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ? ये हमारा सारा दुकान तोड़ दिया। अच्छा, किसकी दुकान थी आपकी? किसकी दुकान थी? मेरी थी। किस चीज की दुकान थी? क्या? धनिया मिर्ची टमाटर का है। कब से कर रहे थे आप दुकान? कब? ये 45 साल हो गया। अच्छा, हम यहीं के बच्चे हैं, बाहर के नहीं है। कोई नोटिस दिया था एमसीडी ने? ना, कल आके बताया था आपने ये छप्पर हटा लो, हमने हटा दिया। अच्छा, फिर भी तोड़ दिया? फिर भी सब कुछ तोड़ दिया। मेरे अति भी थी, इसी में बना के खाती पीती, इसी में गुजारा करती थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ मैं? वहीं जब एमसीडी के बुलडोजर कड़ी सुरक्षा में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे तो पहले ही रेहड़ी पटरी वालों ने अपना सामान हटा लिया था। एमसीडी को यहां सिर्फ कूड़ा कबाड़ा ही मिला, लेकिन यहां एक घर से अतिक्रमण हटाते वक्त एक पेड़ पर बुलडोजर चल गया और पेड़ गिर गया। यहाँ पर जो कोठियां हैं, कोठियों के आगे जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसको भी एमसीडी के बुलडोजर ढहा रहे थे। उसी बीच ये पेड़ भी एमसीडी के बुलडोजरों ने यहाँ पर ढहा दिया। एक पूरा बड़ा पेड़ था जो यहाँ पर गिरा हुआ आपको नजर आएगा। पेड़ गिरने पर सियासत भी तेज हो गई है। इलाके के आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने एमसीडी के खिलाफ पेड़ काटने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।